भारतीय छात्रों को सकुशल देश लाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान को ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है। एक ग्लोबमास्टर आज रात रोमानिया से छात्रों को लेकर आ रहा है। पोलैंड और हंगरी से 2 फ्लाइट्स कल आएंगी। निजी विमान कंपनियों के जरिए भी छात्र लगातार भारत आ रहे हैं। मोदी सरकार के 4 मंत्री भी यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में मौजूद हैं। इस तरह सरकार की कोशिश यूक्रेन में फंसे छात्रों को जल्द से जल्द वापस वतन लाने की है। अपनों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए अब मोर्चे पर भारतीय वायुसेना का अपराजेय योद्धा तैनात हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स का भारी भरकम ग्लोबमास्टर, जो एक साथ 400 से ज्यादा लोगों को ढोने की क्षमता रखता है, अब ऑपरेशन गंगा में शामिल हो चुका है। ग्लोबमास्टर की पहली फ्लाइट रोमानिया के लिए निकली। जहां यूक्रेन से निकलकर आए भारतीय छात्र बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक के बाद एक ग्लोबमास्टर की कई फ्लाइट से छात्रों को जल्द से जल्द देश लाने की रणनीति है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए अपने छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित देश लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसीलिए मोदी सरकार ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को उन देशों में भेजा है जिनकी सीमा यूक्रेन से मिलती है। मंत्रियों की मौजूदगी से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन आसान हो गया है। वहीं छात्रों को भी हौसला मिला है। कहने की जरूरत नहीं कि मुश्किल हालात में फंसे छात्र देश के मंत्रियों को अपने साथ पाकर बेहद खुश हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मोर्चा संभाला है, जहां पिछले 5 दिनों में बड़ी संख्या में यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों और भारतीयों ने शरण ली है। या करेगा हंगरी में जो इनको the welcome they've got, those the arrangement. Salute to you. No, he used to be ambassador. And the important thing is, छात्रों से मिलकर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि सबको सुरक्षित भारत पहुंचाया जाएगा। अभी इनका पेपर वर्क करवा लेना, नहीं तो आई विल डिले द फ्लाइट। आप चलिए, आप पेपर वर्क करना शुरू करिए। सब ऑफ यू केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पोलैंड में भारतीय छात्रों और नागरिकों के बीच मौजूद हैं। वहां से छात्रों को लेकर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में वो छात्रों से मुखातिब हुए। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. We are good. We are very happy now. We are very happy. We are meet you. All the volunteers, all the students are volunteers. अगर आपको फोकस नहीं करेगा छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन इस ऑपरेशन से मंत्रियों के जुड़ने का फायदा ये है कि अब पूरी प्रक्रिया तेज हो गई है। मंत्रियों के वहां होने से छोटी मोटी रुकावटें आसानी से दूर हो रही हैं। लोग जब घर जाएं तो कम से कम इस चीज को याद रखें कि यहाँ पर हमारी जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की आपके लिए और पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। एक बार इतना ताली बजाओगे तो हवाई जहाज को रोकना पड़ेगा, जरा जोर से बजाओ ताली। ऑपरेशन गंगा की निगरानी के लिए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया के बुखारेस्ट में हैं। वहां पहुंचते ही सिंधिया सबसे पहले छात्रों से मिले, उनसे बातचीत की, इस तरह उनका हौसला बढ़ाया। आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करूँगा। मंत्रियों को भेजकर मोदी सरकार ने ये मैसेज दिया है कि मुश्किल हालात में वो अपने लोगों के साथ खड़ी है। छात्रों के परिजनों को संदेश मिला है कि चिंता करने की कोई बात नहीं। आप
आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करूँ मैं ठीक है। आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग कर ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे ही आऊँगा, सबको मैं स्वयं से प्रधानमंत्री जी ने हमारा उनको भेजा है, 4 मंत्रियों को 4 देश वही डटे रहना है जब तक हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करने बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी जरूरत पड़ेगी वहाँ तो मुझे भी बता रहा, खाने वाने का इंतजाम है सर। अभी कोई रशिया का नंबर है हमारे पास, कोई बात होगी तो उनको मोड़ देना ख्याल ज्योतिरादित्य सिंधिया छात्रों को लेकर फ्लाइट तक आए, उन्हें आत्मीयता के साथ खुद सीट पर बिठाया। यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया पहुंचे भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी की निगरानी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए सरकार सभी विकल्पों पर मंथन कर रही है। निजी विमान कंपनियों के साथ अब एयरफोर्स के विमान भी ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन से छात्रों को निकालकर हंगरी और रोमानिया जैसे देशों में तेजी से लाया जा रहा है। छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत में भी यूक्रेन और रूस के राजनयिकों से लगातार बातचीत हो रही है। उम्मीद की जा सकती है कि सभी छात्र जल्दी ही भारत की सरजमीं पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय छात्रों को सुरक्षित देश लाने के लिए हर तरीका आजमाया जा रहा है, सभी विकल्पों पर गौर किया जा रहा है और ये कोशिश चौतरफा है। पोलैंड बॉर्डर से होकर भारतीय छात्रों को लाने के लिए बड़ी मशक्कत की जा रही है, कई मुश्किलें पेश आ रही थी। बताया गया है कि वहाँ यूक्रेन की पुलिस भी अड़चनें पैदा कर रही है। इसे देखते हुए भारतीय दूतावास ने एक शानदार मिशन को अंजाम दिया है। एम्बेसी की टीम भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन की सीमा के अंदर गई। खराब हालात और गोलीबारी के बीच भारतीय टीम करीब 30 किलोमीटर तक अंदर घुसी और छात्रों को लेकर सुरक्षित पोलैंड पहुंच गई। अगर ये छात्र पैदल आते तो कई दिन का वक्त लग जाता। इस दौरान उन्हें ठंड का सामना भी करना पड़ता, लेकिन एम्बेसी ने 30 बसेस का काफिला रवाना किया। 2 बैच में छात्रों को पोलैंड से रेजजो शहर पहुंचा दिया और एम्बेसी के साथ इस मिशन में भारतीय मूल के बिजनेसमैन अमित लाथ ने अहम भूमिका निभाई है और करीब 450 छात्रों को सकुशल यूक्रेन से लाया गया है, जिन्हें भारत रवाना कर दिया गया है। यूक्रेन से लौट रहे छात्राओं का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी छात्रों का स्वागत करने के लिए पहुंची और क्षेत्रीय भाषाओं में बोलती हुई दिखाई दी, उनका स्वागत करती दिखाई दी। स्मृति ईरानी ने केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के छात्रों से उनकी क्षेत्रीय भाषा में बातचीत की। I'm here to welcome you all back on behalf of every Indian. Welcome back home. To all those who are from Kerala, এখানে উন্ডে বাংলা থেকে কে কে আছে, বাড়ি ফেরত এসেছেন, খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। ગુજરાત થી ક્યાંથી આયા છે, કોણ કોણ છે? દરેક ગુજરાતીને સ્વાગત છે ઘરમાં। आणि महाराष्ट्रसून कोण कोण आले? वेलकम बैक होम। भारत माता की यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 7वां दिन है और रूस ने पूर्वी यूक्रेन खासकर खार्किव में हमला तेज कर दिया है। इसीलिए वहां से भारतीय छात्रों को निकालने की चुनौती सबसे बड़ी हो गई है। चिंता खार्किव को लेकर है, जहां रूसी फौज ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसे देखते हुए भारतीय दूतावास ने 2 नई एडवाइजरी जारी की हैं। एम्बेसी ने खार्किव में सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को तत्काल खार्किव छोड़ने के लिए कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आज रात 9 बजे तक वो हर हाल में खार्किव छोड़ दें। दूसरी एडवाइजरी में भारतीयों से पोसेचिन, बाबई और बेजिल्योदोवका
पहुंचने के लिए कहा गया है। ये तीनों इलाके खार्किव से 10 से 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये भी कहा गया है कि भारतीय नागरिक पैदल ही खार्किव के लिए निकल जाएं। बस टारगेट यही रखना है कि खार्किव को तुरंत छोड़ना है। इससे पहले कीव पर रूसी हमले की आशंका देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को वहां से निकल जाने को कहा गया था। सरकार के मुताबिक इस वक्त कीव में कोई भी भारतीय छात्र नहीं है। गुड न्यूज ये है कि यूक्रेन से 17,000 छात्र निकल चुके हैं। ये दावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया है, यानी ज्यादातर छात्र अब संकट से बाहर हैं और यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में मौजूद हैं, जहां से उनको सुरक्षित देश के लिए सरकार हर मुमकिन इंतजाम करके वापस लेकर आ रही है। अगर खार्किव में मौजूद छात्रों को भी निकाल लिया जाता है तो और ज्यादा राहत की बात होगी। आपको बताते हैं कि खार्किव को लेकर चिंता आखिर इतनी ज्यादा क्यों हो गई है। असल में रूसी फौज ने पूर्वी यूक्रेन के इस शहर पर हमला तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि कीव पर अभी तक कब्जा करने में नाकाम रहने के बाद रूस अब खार्किव पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए इस शहर पर बमों और मिसाइलों की बौछार कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूस की बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो रुका नहीं। रूस की सरहद के करीब पड़ने वाले इस शहर को रूसी सेना ने जानबूझकर निशाने पर लिया और फिर देखते ही देखते तबाही की दास्तान लिख दी गई। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव आग के शोलों से घिर गया। फिजाओं में धुएं और बारूद की गंध फैल गई। 7वें दिन भी जंग का रुख अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन खार्किव पर जिस तीव्रता से रूस ने हमला बोला, उससे उसके इरादे जाहिर हो गए। राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है। कीव के साथ ही खार्किव शहर पर कब्जे के लिए रूस ने अपने विध्वंसक हथियारों को उसकी ओर मोड़ दिया है। खार्किव के पुलिस मुख्यालय को रूसी सेना ने रॉकेट से उड़ाने की कोशिश की। ये बिल्डिंग भी रूसी मिसाइल के हमले का शिकार हुई है। बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी तो आग की लपटों के साथ काला धुआं चारों तरफ फैलने लगा। इतना ही नहीं, खार्किव में टीवी टावर भी रूसी हमले का शिकार हुआ, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन को झुकाने के लिए रूस ने खार्किव के अस्पताल पर भी हमला बोला। खार्किव जो है, सबसे पहले ये एक कमर्शियल सेंटर है, इसकी काफ़ी अहमियत है। दूसरा, ये सबसे बड़ा शहर है ईस्ट यूक्रेन में, और तीसरी यहाँ एक मिलिट्री बेस भी है। तो इसलिए जब अगर आप खार्किव पर कब्जा कर लेते हैं तो एक किस्म की आपकी जीत की निशानी हो जाती है, क्योंकि जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव आप जीतते हैं उसी के साथ आपकी जीत की निशानी होती है और एक लड़ाई के संकेत मिलते हैं कि किस तरफ पलड़ा भारी है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के 2 शहर, राजधानी कीव और खार्किव हैं। खार्किव के इतिहास को देखें तो यूक्रेन के लिए ये शहर काफी अहम है। दरअसल सोवियत संघ के वक्त खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी, लेकिन 1930 में कीव को राजधानी बना दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी खार्किव सोवियत संघ और नाजी जर्मन सेना के बीच केंद्र बना था। और इस शहर के बारे में दूसरी खास बात यह है कि ये शहर रूस के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। रूस बॉर्डर से खार्किव केवल 40 किलोमीटर ही दूर है। इस शहर में कई मेडिकल कॉलेज होने के साथ ही कई आईटी फर्म भी हैं। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त पूरे पूर्वी यूक्रेन में एक जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है और रशियन मिलिट्री जो है उसकी कार्रवाइयां काफी तेज हो गई हैं
और जो खबर आई है रशियन मीडिया से, दोनेत्स्क में लगभग 34 किलोमीटर वो यूक्रेनियन टेरिटरी के आ चुके हैं और लुगांस्क में रूसी फौजें 64 किलोमीटर अंदर आ चुकी हैं यूक्रेन के। उन्होंने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया है। खरसोन जो वो भी पूर्वी यूक्रेन में है, वहां भी बड़े पैमाने पर लड़ाई चल रही है और रूसी सेना लगातार पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। खार्किव में भी यही खबर आ रही थी रूसी मीडिया से कि उन्होंने खार्किव पे कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेनियन गवर्नर हैं जो उस शहर के, उन्होंने इसका खंडन किया है। तो कितना कब्जा हुआ है, कहां का कब्जा हुआ है, स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इन फ्रंट्स पर ईस्ट में और नॉर्थ में रशियन आर्मी और बेलारूसियन आर्मी, जो कि उसकी सहयोगी है रशियन आर्मी की, लगातार आगे बढ़ रही है। खार्किव में रशियन लोगों की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस खार्किव पर जल्द ही कब्जा कर सकता है। जानकार मान रहे हैं कि इसके बाद रूस पूरी ताकत से कीव की तरफ बढ़ सकता है। कीव से राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 7वां दिन है, लेकिन रूसी सेना अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल नहीं हो पाई है। जंग शुरू होने से पहले दुनिया सोचती थी कि रूस के सामने यूक्रेन तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। जो देश यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं वो भी यही मानते थे, पर आज 7वां दिन है और यूक्रेन डटा हुआ है। 7 दिनों के भीषण युद्ध के बाद भी रूस की सेना कीव की सरहदों तक पहुंच नहीं पाई है। इसका साफ मतलब है कि यूक्रेन रूसी सेना का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। पूरी दुनिया सोच रही है कि एक कमजोर देश खुद से कई गुना मजबूत देश का सामना आखिर कैसे कर पा रहा है। रूस के 29 लाख सैनिकों की तुलना में यूक्रेन के पास मात्र 11 लाख सैनिक है। ऐसे में रूस को यूक्रेन फतेह करने में इतना समय क्यों लग रहा है? रूस के पास लड़ाकू विमान हैं, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक हैं, आधुनिक हथियारों का जखीरा है, फिर भी उसे कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? सैन्य ताकत और संसाधनों के बावजूद रूस यूक्रेन को लेकर अपनी हसरत क्यों पूरी नहीं कर पा रहा है? मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है। युद्ध जैसे इस संकट में भी यूक्रेन की सेना को आम नागरिकों का साथ मिल रहा है। संकट की इस घड़ी में भी यूक्रेन के नागरिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं, जिसकी वजह से इस युद्ध को किसी नतीजे पर पहुंचने में इतना वक्त लग रहा है। रूसी सेना की तरफ से लगातार मिसाइलें, रॉकेट्स और बम बरसाए जा रहे हैं, फिर भी उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। देश की सरहदों की रक्षा की सौगंध खाने वाले इन देशभक्तों में सिर्फ यूक्रेन के पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें युद्ध में घिरे अपने देश के लिए वही जज्बा दिख रहा है जो पुरुष सैनिकों में है, जिससे पूरा यूक्रेन लबरेज हो रखा है इस वक्त। इस जज्बात की नींव रातों रात नहीं पड़ी है, बल्कि इसकी पटखदा साल 2014 में लिखी गई थी, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इस हमले को रूस के लिए सबसे आसान आक्रमण भी कहा जाता है। उस वक्त यूक्रेन ने भी बगैर जंग लड़े क्रीमिया को लेकर रूस के आगे हथियार डाल दिए थे और रूसी सैनिकों ने भी रातों रात उस द्वीप पर कब्जा जमा लिया था। उस हमले से ही यूक्रेन ने सबक लिया। रेगुलर सेना के अलावा रिजर्व सैनिकों की संख्या भी बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया, जो युद्ध जैसे हालात होने पर दुश्मन के हमले को रोक सके। इसी वजह से करीब 4 साल पहले रिजर्व सैनिकों के अलावा रेगुलर सेना में भी महिलाओं की भर्ती को प्राथमिकता दी जाने लगी, जिसका नतीजा ये है कि यूक्रेन की सेना में आज महिला सैनिकों की हिस्सेदारी करीब 22% से ज्यादा है। आज यूक्रेन की सेना में हर चौथी सैनिक महिला है। हालांकि 2 साल पहले ऐसा नहीं था, तब यूक्रेन की सेना में हर 7वां सैनिक महिला थी। Military.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में यूक्रेन की सेना में सिर्फ 31,000 महिला सैनिक थीं। साल 2021 आते आते इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। आज यूक्रेन की सेना में 900 महिला कमांड ऑफिसर्स हैं, जबकि महिला प्लाटून कमांडर्स की संख्या 109 है। इस वक्त युद्ध में रूस के खिलाफ 12 महिलाएं कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात हैं। वहीं अगर रूस की बात करें तो उसकी सेना में सिर्फ 4% महिलाएं हैं।
उन्हें भी युद्ध के मोर्चे पर भेजा नहीं जाता है, जबकि यूक्रेन में दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देकर युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है, जो संकट की इस घड़ी में बढ़ चढ़कर रूस के खिलाफ हथियार उठा रही हैं। युद्ध के हर मोर्चे पर रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रही हैं। उन्हीं महिलाओं के दमखम पर युद्ध से पहले कमजोर नजर आने वाला यूक्रेन अब रूस को चुनौती देता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि राजधानी पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। उसकी फौज कीव के बेहद करीब मौजूद है, लेकिन ऐसे हालात में भी जीएनटी की टीम वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हैं, उनकी खास रिपोर्ट देखिए। हम लोग इस समय कीव में हैं और यहाँ पर सिविलियन ट्रैफिक को रोका जा रहा है। सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट को इजाजत दी जा रही है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां सैन्य सेना की गाड़ियां आ रही हैं कीव की सुरक्षा के लिए। एक तरफ आप दूसरी तरफ देखिए, वहां पर जेसीबीज आ गए हैं, अर्थ डिगर बड़े बड़े यहाँ पर आए हैं, जो न केवल बोल्डर लगा रहे हैं, न केवल रोक रहे हैं किसी भी आने वाली गाड़ी को, बल्कि यहाँ ट्रेंचेस भी खोदी जा रही है। जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप ट्रेंच वॉरफेयर के बारे में सुनते थे, इस समय वही ट्रेंच वॉरफेयर की तैयारी हो रही है, और ये भी किसी दूर सुदूर इलाके में नहीं, राजधानी कीव की सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी आ रही हैं, केवल कीव की सुरक्षा के लिए ये कदम इस समय उठाए जा रहे हैं। बेहद संवेदनशील स्थिति इस समय इस बैरियर पे एक के बाद एक कई जगह बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, ट्रेंच वॉरफेयर हो रहे हैं और वो वॉरफेयर की तैयारी हो रही है। और लेयर्स में, मतलब एक लेयर अगर रूस की सेना पार कर जाए तो कुछ 100 मीटर बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस चेक पॉइंट की तरफ, जहां देखिएगा कि कितनी जबरदस्त चेकिंग होती है, निगरानी होती है, ताकि कोई भी इनकी पकड़ से निकल ना जाए। और जिस गाड़ी पर हल्का भी शक होता है उसे किनारे ले जाकर पूरी तरह से जांच की जाती है। हमारी साइड वाली गाड़ी में भी यहाँ की सेना के अधिकारी हैं, जो सीधा फॉरवर्ड लाइंस पर जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी चेकिंग हो रही है। दोनों तरफ से यहाँ पर सिपाही आ रहे हैं, और अब हमारी गाड़ियों के काफिले को रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं। बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं इस समय इस शहर के बचाव के लिए। आप दूसरी तरफ से देखिएगा, वहां पर ट्रूप कैरियर्स और टैंक कैरियर्स दोनों इस समय राजधानी कीव के डिफेंस के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। 3000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन से भारत वापस आ चुके हैं। जो छात्र लौटे हैं उनके परिजनों को राहत मिली है, लेकिन देश आने से पहले इन छात्रों ने कई चुनौतियों का सामना किया है। युद्ध के मैदान से भारत तक का सफर उनका कैसा रहा, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता तेजश्री ने एयरपोर्ट पर इन छात्रों से खास बातचीत की है। सुनिए। यूक्रेन से वतन वापसी कर चौथी फ्लाइट आज दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पूर्णिमा शर्मा भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है जो मिशन गंगा के तहत फ्लाइट्स के ज़रिए आई हैं। पूर्णिमा, आप हमें ये बताइए कि आपने किस तरह से इवैक्यूएशन की पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने वतन वापस पहुंची हैं? सबसे पहले हम निकले थे 26 तारीख को, और आज हो गई है 2 तारीख, तो हमें 4 से 5 दिन लग गए यहाँ आने में। 26 तारीख को हमने अपनी सिटी से दूसरे बॉर्डर पे गए थे हम लोग, जो कि कौन सी बॉर्डर पे गए थे आप, और आप कौन सी सिटी में थे? हम लोग थे इवानो में। हम लोग गए थे रोमानिया बॉर्डर, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हुई। लगभग हमें 12 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। बहुत ज़्यादा भगदड़ हुई, वहाँ पे एयर फायरिंग हुई। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। देन उसके बाद हमें एक शेल्टर होम ले जाया गया, जहाँ पे 150 से 200 बच्चे थे, और वहाँ पे भी मतलब पहले निकलने के, फ़्लाइट पहले लेने के लिए भी फ़ाइट हो रही थी। तो हम लोग सुबह जल्दी निकले 8 बजे के करीब। आपसे बात करना चाहेंगे हम, कितना लंबा इंतज़ार था और कैसा था ये पूरा सफ़र आपके लिए? मैं शब्दों में तो वर्णन कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे 5 डे हो गए सोए हुए। क्या बातचीत हो रही थी लगातार इनसे? इसकी वजह से इतनी थकान है शरीर में। ये कुछ बच्चे हैं जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी इवैक्यूएशन प्रोसेस किस तरह से थी और कैसे इन्हें यूक्रेन से भारत लाया गया। आपका नाम क्या है? ऋषित। आपका? हितेश। तो आप दोनों हमें ये बताइए कि किस तरह से आपको इवैक्यूएट किया गया और आप यहाँ पर कैसे पहुँचे स्टेप बाय स्टेप? पहले हम
बॉर्डर पे पहुंचे थे, तो बॉर्डर पे तो ऐसा कुछ प्रॉपर सिस्टम था नहीं। वहाँ पे हम बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। कौन सी बॉर्डर पे और कब पहुंचे थे आप? हम रोमानिया में पहुंचे थे 26 को 3 बजे के करीब। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम नहीं था कि लाइन वाइज निकल रहे हैं। वहाँ पे पूरी धक्का मुक्की थी और मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बड़ी मुश्किल से निकला। जिसका लक है वो निकल जा रहा था। वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था प्रॉपर। वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले। फिर वहाँ पे बस थी बाहर कर रखी हुई, वो हमें एयरपोर्ट तक लेके गई। फिर हमें एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रखा था, हमारे पासपोर्ट नंबर वगैरह ले लिए गए थे। हमें बोर्डिंग के लिए हमें काफ़ी लेट लेके गए। अच्छा, तो ये जो ऑफिशियल से सारे कैसे आपने कनेक्ट किया, जो बस के ऑफिशियल से उनसे कनेक्ट करने के लिए, एम्बेसी से कनेक्ट करने के लिए? क्योंकि आपका ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी कई बच्चे यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं, जब आप हमें ये चीज़ बताएंगे, वो बच्चे ये चीज़ सुनेंगे, तो उनको भी ये जानने में मदद होगी। हाँ, पर्टिकुलरली आपको मतलब अगर यूक्रेन में हैं तो आपको बस बॉर्डर तक पहुँचना है। बॉर्डर पर इतना ज़्यादा रश होगा, आपको खुद ही समझ आ जाए कि वहाँ कोई नहीं है इंडियन एम्बेसी का, तो खुद ही तुमको बॉर्डर क्रॉस करना है। तो तुम जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करोगे, वहाँ ऑलरेडी बसेस खड़ी रहती हैं, उन बस में बैठ जाना है बस। तो सबसे पहला काम ये करना है कि बॉर्डर पर पहुंचना है और फिर बॉर्डर क्रॉस करना है रश को फेस करके। उसके बाद बस में बैठना है तुमको। फिर बस इमिग्रेशन कराएंगे तुम्हें, मतलब तुम्हें वीज़ा प्रोवाइड कराएगी 3 दिन का टेम्प्रेरी वीज़ा रोमानिया का। उसके बाद फिर हमें शेल्टर ले जाया जाएगा। वहाँ फिर हमें मतलब डिपेंड करता है लक के ऊपर। अगर तुम्हारा लक अच्छा है तो तुम्हें डायरेक्टली एयरपोर्ट भी ले जा सकते हैं, और लक मतलब ऐसा ही है तो तुमको शेल्टर भी ले जा सकते हैं। मतलब आपको शेल्टर में वेट करवाया जाएगा आपके नंबर के लिए, कि कब आपको उस फ्लाइट में बिठाया जाएगा? नंबर का ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, मतलब एकदम वो आके बोल देते हैं कि आज चलना है। तो फिर हेल्पलाइन नंबर, कोई अथॉरिटी जिनसे आपने बात की? किन से बात की? किसी से बात नहीं की। हेल्पलाइन कैसे कनेक्ट कैसे किए अपने डॉट्स को सारे? हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ही बताया कि तुमको बॉर्डर तक पहुंचना है। उसके बाद उन्होंने गाइड किया कि तुमको बस में बैठना पड़ेगा, फिर ऐसे शेल्टर ले जाएंगे, फिर वहाँ लिस्ट लगेगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लिस्ट विस्ट कुछ नहीं थी, बस एकदम धक्का मुक्की करके भी शेल्टर से निकलना पड़ा। कौन से एरिया में रह रहे थे आप? हम तो इवानो फ्रैंकिस में थे, बट हम बुचारेस्ट में थे, रोमानिया में। वापस लौट आए तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? बस क्या ही कहना चाहेंगे, फेस करो स्ट्रगल को, सब ठीक हो ही जाएगा। बस स्ट्रगल फेस करना चाहिए। वहाँ पर जो बच्चे फंसे हुए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस भगवान से प्रे करो, हो जाएगा सब। प्रोसीजर फॉलो करते जाओ। प्रोसीजर फॉलो, कुछ प्रोसीजर ही नहीं है, मतलब कोई सिस्टमेटिक वे ही नहीं है। तुमको खुद ही क्रॉस करना है रश को फेस करके। मतलब कोई अगर सिस्टमेटिक वे हो, लाइन लगवाई जाए तो आराम से क्रॉस हो जाए, पर वहाँ एकदम इतना रश है, मतलब बहुत ज़्यादा, सारे बच्चे आ गए भी हुए हैं। तो देखिए, मुश्किलें कई ज़्यादा है, बॉर्डर तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब कीव पर लगभग पूरी तरह से रशिया ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में जितने भी बच्चे यूक्रेन के मेजर इलाकों में फंसे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वे बॉर्डर इलाके पर जल्द से जल्द पहुँचें। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। जंग में कोई देश चाहे कितना भी शक्तिशाली या समृद्ध हो, नुकसान उसे भी उठाना पड़ता है। रूस के मामले में भी यही हो रहा है, यह हकीकत बन गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोपियन यूनियन में शामिल 27 देशों की तरफ से आर्थिक प्रतिबंधों की बात पुरानी हो चुकी है। इन पाबंदियों का असर अब मल्टीनेशनल्स यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दिखने लगा है। दुनिया की 29 दिग्गज कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। इन कंपनीज में वाहन उत्पादन से लेकर ऊर्जा, तकनीक, खेल, डाक और फिल्म से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले बात अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल की कर रहे हैं, जिसने रूस के बाजार में अपने सारे प्रोडक्ट्स की बिक्री को रोकने का फैसला किया है। कंपनी यूक्रेन के नागरिकों की मदद के लिए अपने मैप में भी बदलाव कर रही है। अमेरिकी कंपनी गूगल ने भी रूसी ब्रॉडकास्टर्स RT और स्पुतनिक से जुड़े मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी ने रूस की सरकारी मीडिया कंपनीज को समाचार से जुड़ी अपनी सेवाओं से हटा दिया है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट यह है कि उसने भी रूस की सरकारी मीडिया कंपनी RT के ऐप को विंडोज ऐप स्टोर से हटा दिया है। इसके अलावा उसकी तरफ से सरकारी मीडिया कंपनीज के विज्ञापन पर भी रोक लग गई है। ट्रक बनाने वाली जर्मन कंपनी डायमलर ने भी तत्काल प्रभाव से रूस में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा डायमलर की पेरेंट कंपनी मर्सिडीज भी रूसी ब्रांड कमाज में अपनी 15% हिस्सेदारी को बेचने के लिए तैयारी कर रही है।
स्वीडन की मशहूर कार कंपनी वोल्वो ने भी रूसी बाजार में अपनी कार भेजने पर रोक लगा दी है। अगली सूचना तक कंपनी की तरफ से ये प्रतिबंध जारी रहेगा। अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स ने रूस में अपनी गाड़ियों की सप्लाई को रोक दिया है। इस कंपनी का रूस में कोई प्लांट नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका से ही कारें रूस में जाती थीं। जापान की कंपनी मित्सुबिशी मोटर्स भी रूस में कारों का उत्पादन और बिक्री बंद कर सकती है। कंपनी को डर है कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से कंपनी के सप्लाई चेन में रुकावट पैदा हो सकती है। कार बनाने वाली फ्रेंच कंपनी रेनॉ भी रूस में अपने प्लांट को काफी हद तक बंद करने जा रही है, वो भी तब जब कंपनी की 8% कमाई सिर्फ रूस से होती है। रूस की सबसे बड़ी कार कंपनी अवटोवाज का नियंत्रण भी रेनॉ के पास ही है। मोटरसाइकिल बनाने वाली अमेरिकन कंपनी हार्ले डेविडसन ने भी रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है, जिसके बाद इन शानदार मोटरबाइक्स की अगली खेप अब रूस नहीं पहुंचेगी। अमेरिकन कंपनी फोर्ड मोटर्स ने भी रूसी कंपनी सोलर्स के साथ अपने कारोबार को बंद कर दिया है। अगली सूचना तक कंपनी की तरफ से ये प्रतिबंध जारी रहेगा। फोर्ड पहली अंतर्राष्ट्रीय कार कंपनी थी जिसने रूस में अपना प्रोडक्शन प्लांट शुरू किया था। ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर ने भी रूस में कार भेजना तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। हालांकि इस कंपनी का नियंत्रण भारत की टाटा मोटर्स के पास है। ब्रिटेन की एक और लग्जरी कार कंपनी है आस्टन मार्टिन। इसने भी रूस में अपनी कारों की सप्लाई बंद कर दी है। जर्मन ऑटो कंपनी BMW ने भी रूस में अपनी कारें भेजना बंद कर दिया है, इससे इनकार कर दिया है। इसके अलावा कंपनी रूस में मौजूद अपने प्लांट से उत्पादन भी बंद कर रही है। विमान बनाने वाली अमेरिकन कंपनी बोइंग ने भी रूसी एयरलाइंस को नए विमानों की डिलीवरी लीजिंग बंद कर दी है। इसके साथ ही कंपनी रूस में पहले से मौजूद विमानों के पार्ट्स, मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। कीव में बोइंग कंपनी का ऑफिस भी बंद हो गया है। लीज पर विमान देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एयरकैप होल्डिंग ने भी रूसी एयरलाइंस को लीज से इनकार कर दिया है। रूस की एयरलाइंस के आधे से ज्यादा विमान लीज पर लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक HSBC ने भी रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट में करीब 19% हिस्सेदारी को खत्म करने का फैसला किया है। अमेरिकन पेट्रोलियम कंपनी शेल ने भी रूस के कारोबार से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। इसमें सखालिन 2 LNG प्लांट्स भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिकन कंपनी की 27.5% की हिस्सेदारी है। माल ढुलाई की दुनिया 2 सबसे बड़ी कंपनी जो दुनिया की हैं वो है UPS और फेडेक्स। इन पर भी रूस में माल की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। खेल से जुड़े कपड़े और जूते बनाने वाली प्रमुख कंपनियां एडिडास ने रूस के फुटबॉल संघ के साथ अपनी साझेदारी खत्म कर दी है। नाइकी ने वेबसाइट और ऐप के जरिए होने वाले अपने सामानों की खरीदारी रूस के लिए बंद कर दी है। साफ है कि आर्थिक प्रतिबंधों का रूस पर असर दिखने लगेगा। रूस की करेंसी रूबल में भी लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। अब $1 के मुकाबले रूबल की कीमत 110 है। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। यूक्रेनी सेना के जज्बे और जोश की एक तस्वीर वायरल हो रही है। जंग से जूझते यूक्रेनी फौजी डांस करते दिखाई दे रहे हैं। उनके कंधों पर रॉकेट लॉन्चर हैं और वो डांस कर रहे हैं।